Hello students, I am Ansar sir and we are studying in Aja sir's Maths Academy. आज हमको क्या करना है? The next numerical question is to be studied. It's question number 16. See what the question says. During a stunt, a cyclist, which is considered to be a particle, is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. So, what is the given condition? There is a horizontal well, and we know this horizontal well. This well can be considered to be a drum, and we have studied questions about rotor. रोटर के क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं. रोटर मालूम है, स्टील ड्रम रहता है और वो ड्रम गोल गोल घूमता है, लोग उसको चिपक जाते हैं किनारे पर. हाँ, तो एक साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है, गोल साइकिल चला रहा है, ठीक है. और हॉरिजॉन्टल सर्कल यानी ये जो कुआं है, इस मौत का कुआं, इस कुएं की दीवार में साइड से वो हॉरिजॉन्टल सर्कल चला रहा है, बाइसिकल चला रहा है, ठीक है. और इसकी रेडियस कितनी है? द रेडियस ऑफ द वेल इज, इसकी रेडियस है 6.05 मीटर. इस कुएं की रेडियस है. और ये वो आदमी है जो हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर है वो आदमी, ठीक है. सो एक द नेसेसरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू इज 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5. How much minimum speed should the stunt artist maintain? ये स्टंट वाले की स्पीड कम से कम कितनी होना चाहिए ताकि वो नीचे ना गिर जाए. अगर उसकी स्पीड एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम रहेगी तो वो नीचे गिर जाएगा, कुएं में गिर जाएगा. और उसको कुएं में साइकिल चलाते रहना है, इसके लिए उसको पैडल मारते रहना पड़ेगा. और एक कम से कम मिनिमम स्पीड कुछ तो एक वैल्यू होना चाहिए. अगर वो वैल्यू से ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम वैल्यू होगी तो गया आदमी, कुएं में गिर जाएगा, ठीक है. चलो गिवन, सबसे पहले लेट अस राइट डाउन द जीवन दाता गिवन डेटा. आई होप कि आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे. फॉर्मूले नहीं याद किए तो गए काम से. मैंने बोला था सेंचुरी पेपर पर पूरे फॉर्मूले लिखो और वो फॉर्मूले दीवार पे कहीं भी चिपका दो. मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की पहचान होती है कि वो पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठते, है ना. और एग्जाम नजदीक, एग्जाम के लिए बहुत समय बाकी नहीं है. रिमेंबर आपकी पढ़ाई कैसी होंगी, डोंट वेस्ट टाइम. सी गिवन क्या क्या है? रेडियस ऑफ द वेल इज गिवन, वो कुएं की रेडियस है 6.05 मीटर. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5. और क्या दिया है? चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, फिर उसके बाद ये आदमी कुएं में गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड? ये मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला इज म्यू जी अपॉन आर. सॉरी उल्टा हो जा रहा है, आर जी अपॉन म्यू है. अब इसको चाहूं तो मैं डिराइव करके भी बता सकता कि ये फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन अपने एक डेरिवेशन में अपन ये प्रूव कर चुके हैं. रोटर वाला डेरिवेशन देखना, ROTR रोटर. जिस समय मैंने मौत का कुआं वर्ड यूज, ये ड्रम था, इसको टर्किश ट्विस्ट भी बोलते हैं. टर्की में एक झूला होता है, उस पर वो गोल गोल घूमता है तो लोग अंदर से चिपक जाते हैं, ठीक है. ये आदमी का वेट नीचे खींचता है mg, और फ्रिक्शन ऊपर खींचता है. और फ्रिक्शन हमेशा वेट के इक्वल रहना चाहता है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो वो ऊपर भाग जाएगा, वेट ज्यादा हो गया तो नीचे घसर जाएगा. तो अगर आदमी को वहीं रहना तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है. नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट होता है. ये जब गोल गोल घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ खींचता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर धक्का मारता. कितना रहता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? mv²/r. और ये सिलेंडर फूट के, कुआं फूट के आदमी बाहर तो गिरेगा नहीं, अंदर धक्का मारता है कुआं उसको, तो वो इक्वल रहता है. दैट इज नॉर्मल रिएक्शन अंदर. तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल रहता है? mv²/r के. हालांकि उसका यहाँ काम नहीं है, तो हम ये इन सब चीजों से प्रूव करके दिखा सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी शुड बी rg अपॉन म्यू. लेट अस पुट द वैल्यूज. वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू कितनी दी है? 6.05 इनटू g इज 9.8. अगर उन्होंने बोले 10 ले लो तो ले लेने का, नहीं तो 9.8 रखना. म्यू कितना है? 0.5. सॉल्व करेंगे. 0.5 को 1/2 लिख सकते, 1/2 लिख के ऊपर 4 आ सकते. ये दोनों का इंटू कर लेंगे. 6.05 एंड 9.8. 6.05 एंड 9.8. 8 5 40, 8 6 48 इंटू 9 5 45, 9 6 54.
0 5 9 8 12 1 4 4 8 1 9 एंड दिस इज 5 और 2 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट्स का डेसिमल पॉइंट, सो 59.29 ये दोनों का 59.29 अपॉन 0.5। इसको अपन कहाँ लिखेंगे अब आगे, ये यहाँ लिखिए, वी मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 59.29 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 59.29 इंटू 2 हो जाएगा और ये आता है इंटू 2, तो दिस विल बी, इसको हटा दो, 2 9 से 18 1 2 2 4 1 5 2 9 से 18 1 5 2 से 10 प्लस 1 11 1 2 118.58 118.58 और इसका रूट निकालेंगे हम, तो 10 10 सा 100 11 11 सा 121, so this will be nearly 10.8 meters per second, 10.8 meters per second। और हमारी टेक्स्ट बुक में आंसर कितना दिया है 11, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, इट इज नियर इक्वल टू 11 मीटर्स पर सेकेंड। टेक्स्ट बुक का आंसर इतना दिया हुआ है, तो ये आदमी को कितनी स्पीड से चलाना पड़ेगा 11 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड मिनिमम, इतनी स्पीड होना जरूरी। इससे कम स्पीड में चलाए वो आदमी कुएं में हॉरिजॉन्टल साइकिल नहीं चलाएगा, साइकिल उसको चलाएंगे वो नीचे गिर जाएगा और उसके ऊपर साइकिल छाती पे गिर जाएगी उसकी, ठीक है। चलो अब हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या बोलते हैं, इफ यू इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, अब 11 का 20% कितना होता है आपको मालूम है, 11 इंटू 20%, तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू, ये 20 यानी क्या 1/5, मतलब 11 की स्पीड है और 11/5 से स्पीड बढ़ा देता है, यानी 11 प्लस 5 2 ज़ा यानी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड कर देता है नियरली, यानी 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ा लेता है। अगर 20% स्पीड बढ़ा ली है उसने अगर, तो क्या होगा स्पीड बढ़ाएगा, तो हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा, चाहे वो अपना फ्रिक्शन कितना भी बढ़ा ले, चाहे वो अपनी स्पीड कितनी भी बढ़ा ले, जितनी वो स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ने से क्या होगा फ्रिक्शन और बढ़ेगा, और अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, चाहे जितना भी फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन हमेशा मास के इक्वल रहेगा। अगर वो एक ही जगह गाड़ी चलाना चाहता है तो फ्रिक्शन बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा फ्रिक्शन और मास तो हमेशा इक्वल रहेंगे, क्योंकि मास नीचे खींचना चाहता, फ्रिक्शन ऊपर खींचना चाहता। अगर वो इक्विलिब्रियम में रहता है, फॉर इक्विलिब्रियम यानी वो नीचे भी नहीं घसर के गिरता और ऊपर भी नहीं भाग जाता, तो फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू m into g। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी, मास कितना है, वो आदमी का मास दिया है क्या, उसका मास, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू मास। तो आपको मालूम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैंने आपको डेरिवेशन में पढ़ा था, एक बॉक्स है उसको एक आदमी धक्का मार रहा है, ये देखो ये ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन मतलब क्या, जो बॉक्स है, बॉक्स की डिजाइन और नीचे का जो ग्राउंड है उसकी डिजाइन एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है और फ्रिक्शन होता है, तो इसको ताकत लगाना पड़ रहा है। अगर इसके ऊपर मैं वेट बढ़ा दूं, तो ये बॉक्स का मास m है और इसका वेट mg है, आप पढ़े लिखे लोगों को वेट यानी mg होता है, आपको मालूम है, तो वेट mg है। अगर इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिए तो क्या होगा जी, वेट mg बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने जोर से ग्राउंड को नीचे दबाएगा ग्राउंड भी उतने जोर से ऊपर धक्का मारता है। और कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा रहता है या वेट ज्यादा रहता, कौन ज्यादा रहता, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा रहता है या वेट ज्यादा रहता। तो अगर आप बोलेंगे सर वेट ज्यादा रहता, तो ये वेट ज्यादा रहता तो जमीन में घुस जाना चाहिए दोनों बॉक्सेस। आप बोलेंगे नहीं सर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा रहता, अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा रहता तो जमीन में इसको ऊपर फेंक देने होना, तो दोनों इक्वल रहते हैं, इसीलिए उसको नॉर्मल और रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर रिएक्शन, जितना लंबा वेट का एरो उतना लंबा नॉर्मल रिएक्शन का एरो ना। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट m into g एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mu into m into g। याद करो ये डेरिवेशन मैंने पढ़ाया था आपको,
नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। जितना वेट बढ़ेगा, नीचे जितने जोर से दबाएगा ये वेट, उतने ही ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा, और जितना ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन वेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा दिया हमने यहाँ पर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगा दी म्यू एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाता और ये m कैंसिल हो जाता और ये फॉर्मूला बन जाता। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, अच्छा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं हमको, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी, डायरेक्ट ही तो रिलेशन बनता है, और mm कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ रह जाता है सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह क्या लिखे हमने, म्यू एम जी, और इधर सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या लिखे, नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कौन दे रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू म्यू एम जी, एम एम विल गेट कैंसल्ड, वी इज इक्वल टू म्यू आर जी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ म्यू जी रह गया, तो दिस विल बिकम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी एम इंटू जी। मास तो दिया नहीं साइकिल का, मास तो कैंसिल हो रहा है वैसे भी, हाँ चलो म्यू दिया है, तो हमारे पास म्यू दिया है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में यहाँ म्यू एम जी लिखेंगे हम, और एक m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओनली म्यू, म्यू इज 0.5 इंटू जी, velocity will be increased by 10%. If he increases the velocity, then centrifugal force will increase. अगर ये velocity बढ़ाता है तो centrifugal force बढ़ेगा, centrifugal force बढ़ेगा तो normal reaction बढ़ेगा, and force of friction is directly proportional to normal reaction. Force of friction is equal to mu into normal reaction. Normal reaction मालूम है ना आपको किसका होता है, normal reaction is mg. तो यहाँ देखो mv square by r, ये हम लिख रहे हैं म्यू एम जी, एन इज इक्वल टू म्यू एम जी, उसकी जगह एन लिख दिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू, एन की जगह एम वी स्क्वायर बाय आर, एफ इज इक्वल टू if he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? इसमें थोड़ा तुमको देखना है, force of friction F. If he increases the velocity, friction will increase, centrifugal force will increase, it is directly proportional, okay. F is equal to mu into n है, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ किसके इक्वल है, mv स्क्वायर बाय r के इक्वल है, तो हमारे पास m है ही नहीं, हमको यहाँ से m को हटाना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg, और ये रहेगा म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो mm कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, हमको क्या फाइंड करना, तो फिर उसके लिए वेलोसिटी क्या रहेगी, बाय हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, विदाउट मास हम कैसे फाइंड करेंगे। साइकिल इज कंसीडर्ड टू बी अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इन अ सिलेंड्रिकल वेल, रेडियस दी है, फ्रिक्शन दिया है, minimum speed should be artist maintain if he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? फ्रिक्शन बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू इनटू n, बट n इज एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर का काम है क्या यहाँ पर, नहीं, एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ तक तो अपना लॉजिक सही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा
अगर नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। F इज इक्वल टू m की वैल्यू को क्या करेंगे? Force of friction will be mu and g, and weight will be mg. How much will the force of friction be? This is equal to 0.5 into mass modular v square will be 13 square by r, 6.05. How much will the force of friction be if it increases the speed? अगर वो स्पीड बढ़ा देगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन हमेशा वेट के इक्वल रहेगा और वेट रहेगा नॉर्मल रिएक्शन के F इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r होना चाहिए। यस मैंने क्वेश्चन को फिर से पढ़ा और पता चला कि हम एक लाइन लिखना भूल गए थे, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। और बात वो है कि मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 किलोग्राम्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन लिखते समय मैं एक लाइन उसमें की भूल गया था, तो नोट डाउन उसका मास कितना है 50 kg। तो अब सिंपल बात है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसके इक्वल रहेगा? वेट के। जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा, जितना वेट बढ़ेगा नीचे खींचना चाहेगा, फ्रिक्शन हमेशा उतना ही रहेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम जो सॉल्व कर रहे थे वो सब हमारा सही था। फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू m इंटू जी। अब मैं तब से वही कंफ्यूज हुआ था कि m दिया नहीं और हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली बाय मिस्टेक में मास ऑफ द आर्टिस्ट लिखना भूल गया था। आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लो, मास ऑफ द आर्टिस्ट गिवन है। सो मास ऑफ द आर्टिस्ट दिया है 50 एंड जी की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 9.8 तो ये हो जाता है 5 इंटू 98 समझ लो, एंड 5 8 40 कैरी 4, 5 9 45 प्लस 449, सॉरी पॉइंट है यहाँ, 490 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी 490 न्यूटन। अगर हम जी को 10 लेते हैं, इफ वी टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन एफ विल बी 500 न्यूटन। अब देखो यहाँ तो हमने जी को 9.8 लिया है, यहाँ जी को 9.8 लिया, इसलिए यहाँ भी 9.8 लिए। अगर यहाँ पर 10 ले लेते थे तो 10 ले लेते थे यहाँ, तो ये 60 पॉइंट समथिंग हो जाता था। तो एक काम करना यार, तो यहाँ भी 10 ले लेना और यहाँ भी 10 ले लेना, तो अपना जो 10.8 हो सकता है वो डायरेक्ट 11 में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट मैंने आपको लिखवा के दिया हूँ ये फॉर्मूला, रोटर टर्किश ट्विस्ट का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है। सेकेंड थिंग, ये आपको मालूम है कि वेट कहाँ खींच रहा, नीचे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर। अब कितने भी वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा भी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ने से क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये तो हमेशा इक्वल ही रहेगा ना। इसलिए हाँ, जब वो नीचे गिर जाएगा इसका मतलब mg ज्यादा, वो ऊपर भाग रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, लेकिन वो नॉर्मली एक ही जगह गाड़ी चला रहा है, तो इसका मतलब दोनों का इक्वल रहना जरूरी है। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके।